स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे की 11 खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर झांसी से है, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। दरअसल यहां मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया था उसको खंडित कर दिया गया। कल ही शिवलिंग की स्थापना यहां पर की गई थी और अब जबकि ये सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है तो श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश है और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। कल एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ तत्वों ने इसे खंडित कर दिया है। तो फिलहाल पूरे गांव में गुस्सा है, आक्रोशित हैं लोग। तो ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, इससे पहले कि मामला बिगड़े, और इस बात की पड़ताल में जुटी है कि आखिर किन लोगों का काम है और किस मकसद से इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। अश्विनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है और जानकारी देंगे। तो अश्विनी, बताइए जरा पूरा मामला। देखिए, ये कल एक गोरा गांव पड़ता एरस थाना क्षेत्र में, जहां पर कल एक मंदिर के बाहर ही शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसी दौरान वहां पर कुछ दबंग लोग आए जो इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना का विरोध कर रहे थे। तत्काल पूरे मामले की जानकारी एरस के थाना अध्यक्ष को दी गई। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही ये की कि जब विवाद हुआ था तो उस समय वहां पर मौके पर रात भर के लिए फोर्स तैनात कर दिया होता तो शायद सुबह यह शिवलिंग नहीं तोड़ा गया होता। रात में ही दबंगों ने शिवलिंग को तोड़ दिया। जब सुबह ग्रामीणों ने देखा कि उनका जो शिवलिंग है वो टूटा पड़ा हुआ है, इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से रात में विवाद हुआ उसके बाद पुलिस ने संवेदनशीलता न दिखाते हुए थोड़ी सी लापरवाही करी। इसी का फायदा उठाया दबंगों ने और रात में ही उन्होंने शिवलिंग को तोड़ दिया है। हालांकि इस समय गांव में काफी तनाव का माहौल है, काफी, क्योंकि जो शिवलिंग है मंदिर है वो गांव वालों के लिए आस्था का बहुत पुराना, काफी धार्मिक मंदिर, काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इसके बाद वहां पे शिवलिंग की स्थापना की गई। तो फिलहाल पुलिस अफसरों के जो मामला है वो संज्ञान में आया है। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से गाँव के माहौल को खराब करने की जानबूझ करके कोशिश की गई। और ये वो दबंग थे जिनके शिकायत भी कल थाना अध्यक्ष की गई थी। इसके बाद भी रात में दबंगों की हिम्मत देखिए कि पुलिस की थाना शिकायत के बाद भी उन्होंने रात में आकर के उस शिवलिंग को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जो पुलिस की होगी, अगर रात में वहां पे कोई मौके पर सिपाही तैनात कर दिया अश्विनी, और अब ये उम्मीद करते हैं कि माहौल ना बिगड़े और जिसने भी इस हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आ रही जौनपुर से, जहां बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोप है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। दरअसल एक फिल्म आ रही है आदि पुरुष, जिसमें जो इंटरव्यू दिया था सैफ अली खान ने, उसमें आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। रावण को लेकर जो बात सैफ अली खान ने कही थी तो वो लोगों को नागवार गुजरी है और यही कहना है कि किस तरह से एक नकारात्मक चरित्र को लेकर आप इस तरह की भावनाओं में ठेस पहुंचा सकते हैं। तो 23 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो जौनपुर में सैफ अली खान और फिल्म के निर्देशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोप है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। आज एसीजेएम पंचम की अदालत में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत के खिलाफ धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने वाद दर्ज कर 23 दिसंबर की तिथि अगली सुनवाई के लिए नियत किया है। मामला आदि पुरुष फिल्म को लेकर है। तो आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें जो किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान और जिस तरह का चित्रण किया गया है, तो उस पर इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बात कही थी कि वो रावण के जो सकारात्मक पहलू है उसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो फिलहाल अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज जौनपुर से सीधे जुड़े हैं, तो मनोज बताइए जरा, कौन है जिन्होंने यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं? देखिए, दीवानी कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो हिमांशु हैं और एक अधिवक्ताओं की जो टीम है वो विक्रम है। इन लोगों ने ये कोर्ट जौनपुर न्यायालय कोर्ट के एसीजेएम पंचम के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है 156(3) में। उस प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाते हुए दिया है कि जो सैफ अली खान बॉलीवुड के हैं और उनके जो डायरेक्टर हैं ओम रावत, वो जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं। सनातन धर्म के खिलाफ जो है कि एक इंटरव्यू उन्होंने दे रखा है बीते 6 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई है कि सनातन धर्म के खिलाफ है। उस इंटरव्यू में जो इन्होंने तर्क दे रखा है 156(3) के तहत, उन्होंने बताया है कि इस इंटरव्यू में जो अभिनेता बने हैं रावण की भूमिका में है सैफ अली खान, वो खुद बता रहे हैं कि रावण जो है एक सरल व्यक्ति थे और एक अच्छे पुरुष थे। रावण को लड़ाई इसलिए न करना पड़ता जब राम के भाई लक्ष्मण ने जब सुपर्णखा की जो नाक काटी थी
इसलिए जो उनको हरण करना पड़ा सीता का, लिहाजा वो व्यक्तित्व के सरल थे और धनी थे और अच्छे इंसान थे। तो रावण को कहीं न कहीं अच्छा बताया गया उस इंटरव्यू में, ऐसा कहना है। जो 156(3) के तहत जो वाद दायर किए हैं अधिवक्ताओं की टीम ने, वो लोगों ने ये तर्क देते हुए कोर्ट में ये बताया है। तो कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगामी 23 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर की है। अब उस तारीख में कोर्ट क्या सुनवाई करती है, कितने पक्ष को मजबूत रखते हैं, क्या कोर्ट कहती है इस चीज को लेकर, अब कहीं न कहीं ये जो फिल्म जो है अब ये विवादों के घेरे में आ चुकी है जौनपुर कोर्ट में, जिस तरीके से मामला यह दर्ज हुआ है। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तर्क है लोगों का कि ठीक है, अगर आप चरित्र गढ़ना चाहते हैं तो कुछ और चरित्रों को गढ़िए, लेकिन जो हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जो हमारे आस्था से जुड़े हुए चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनको लेकर अलग तरह की राय बनाने की कोशिश ना की जाए। और साथ में अगर रावण की हम बात करें तो एक ऐसा चरित्र है जिसमें बहुत सारी नकारात्मकता भरी है, अगर उसको लेकर इस तरह की धारणा बदलने की कोशिश होगी तो इस तरह से मामला अदालत पहुंच जाएगा और पहुंच चुका है जौनपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। और खबर है बड़ी नोएडा से, जहां बाइक बोट मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन को गिरफ्तार किया है। तो 98 करोड़ का लेन देन किया था और 350 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, बाइक बोट मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोंटू भसीन को गिरफ्तार किया है। तो ग्रैंड वेनिस मॉल जो कि ग्रेटर नोएडा में उसका मालिक है और इसी 98 करोड़ का जो लेन देन हुआ था उसमें बड़ा एक घोटाला हुआ है और इसी घोटाले को लेकर गिरफ्तारी की गई है। तो सुरेंद्र सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन, जिस पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है और इसी घोटाले के चलते उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल है और उसी का मालिक भी है। तो बाइक बोट मामले में ये बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस ने की है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो अमित, जरा बताइए मामला क्या था जिस पर एक कार्रवाई हुई है? देखिए, आपको बता दूं कि जो बाइक बोट का मामला है 3500 करोड़ का मामला है, जहां लोगों के साथ ठगी का मामला सामने निकल के आया था। इसमें NEOW ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो देर रात जो वेनिस मॉल के मालिक है उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बाइक बोट के पैसे को साइफन ऑफ किया था और अपनी कंपनी में लगाया था, जिसमें 98 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी कंपनी में लगाए थे। इसी को देखते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उनको नोटिस दिए गए थे NEOW की तरफ से, लेकिन फिर भी ये जो NEOW में पेश नहीं हो रहे थे, इसी को देखते हुए NEOW ने देर रात इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई है जो ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक मोंटू भसीन के खिलाफ की गई है। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, छोटी छोटी रियासतों को एक स्वरूप में एक छत के नीचे लाने वाले लौह पुरुष देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके पुण्यतिथि पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। तो ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां रेप के आरोपी एक PCS अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 12 तारीख को PCS अधिकारी की शादी हुई थी, उसके अगले ही दिन गिरफ्तारी हो गई। दरअसल इसी बीच एक लड़की ने आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि 2017 से उस लड़की का और PCS अधिकारी का संबंध था और शादी का वादा करके लगातार इन सालों में उसके साथ संबंध भी बनाए गए, लेकिन अब कहीं और शादी कर ली है। तो इस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है PCS अधिकारी की, उसकी शादी के ठीक एक दिन बाद। नोएडा से खबर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 महिला और एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। आगरा से नोएडा की तरफ ये परिवार आ रहा था। जेवर थाना क्षेत्र में घटना हुई। तो रफ्तार का कहर एक्सप्रेसवे में ये परिवार जो कि आगरा से नोएडा के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हुआ। इतना भीषण हादसा हुआ कि एक युवक और 2 महिलाओं की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं।
और हादसा फतेहपुर में भी हुआ, जहां मछली पकड़ने गए मछुआरों की नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई और डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और जो मछुआरे वहां पर मौजूद थे उन्होंने मिलकर शव को गंगा नदी से बाहर निकाला। तो मालवा थाना इलाके के कोटिया रावतपुर घाट की ये घटना है, जहां पर नाव पलटने से एक मछुआरे की मौत हो गई। जनपद फतेहपुर में मलवा थाना क्षेत्र के रावतपुर स्थित गंगा घाट पर मछुआरों द्वारा मछली पकड़ते समय अचानक गहरे पानी में डूबने की वजह से राजू निषाद उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई। राजू मूल रूप से थाना मेजा जनपद प्रयागराज के रहने वाले थे। राजू के डूबने की सूचना मिलते ही मलवा थाने की पुलिस गंगा तट पर पहुंचकर गोताखोरों व जाल की मदद से अथक प्रयास के बाद इनके शव को बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामभुवन यादव इनका नाम था, जिनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो सिंगरौली से सोनभद्र आ रहे थे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त बाल बाल बच गए। लेकिन इस बार हत्यारे पूरी तैयारी के साथ आए थे और रामभुवन यादव पर गोलियां बरसाई, जिससे उनकी जान चली गई। उनके सीने में 2 गोलियों के निशान मिले हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर फतेहपुर में बरामदे में सो रहे ट्रांसपोर्ट के मजदूर का शव मिला है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो घटना बिंदकी कोतवाली इलाके के ठहराही मोहल्ले की है। तो 45 साल के मंजिल कोरी यहां ट्रांसपोर्ट में मजदूरी का काम करते थे, लेकिन उनका खून से लथपथ सुबह लोगों ने शव देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की पड़ताल करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह बिंदकी कोतवाली के शव के संबंध में सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर एक शव बरामद हुआ और इसकी जब शिनाख्त की गई तो ये वहीं के रहने वाले मंजिल नाम के एक व्यक्ति का था, जिसकी उम्र करीब 35 साल की है। और इसके संबंध में फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। माननीय विधायक सत्संग वर्मा जी से एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 70वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हर कोई बेसब्री से कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में यूपी सरकार भी कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की तैयारियों में जुट गई है। गोरखपुर में कोविड-19 वैक्सीन रखने के लिए सीएमओ ऑफिस के पीछे नई बिल्डिंग बन रही है। 600 स्क्वायर फीट में बन रहे इस कमरे में कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां पर 2 से 8 डिग्री के बीच वैक्सीन रखने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। सीएमओ ऑफिस के पीछे 600 स्क्वायर फीट में कमरा बनाया जा रहा है और इसे 2 से 8 डिग्री के बीच वैक्सीन को रखा जाएगा और पूरे जिले में यहीं से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को उसको दिया जाएगा, उसके बाद वृद्ध जो है उनको दिया जाएगा, फिर अन्य लोगों को दिया जाएगा और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, वहाँ पे यहाँ से वैक्सीन किस तरीके से ले जाया जाए जहाँ जिससे वो सुरक्षित रहे, इस पर भी गहन मंथन जारी है। अपने देश में भी वैक्सीन का ट्रायल 3rd फेज में है और अगले महीने वैक्सीन आने की उम्मीद भी है। ऐसे में समय रहते इंतजाम करना जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रखी जा सकती। इसके लिए काफी कूलिंग चाहिए। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अगर आप माघ मेले में जाना चाहते हैं तो वहां पर कल्पना करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो इस दौरान आपको ध्यान में रखनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। माघ मेला 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से 11 मार्च को महाशिवरात्रि तक चलेगा। यहां आने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों को बगैर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा।
लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पुरानी। इसके साथ ही मेले में आने वाले कल्पवासियों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा और 15-15 दिनों में 2 बार रैपिड एंटीजन किट से भी जांच कराई जाएगी। प्रयास करेंगे कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बीच ये मैसेज रहे कि RT-PCR टेस्ट करवा करके जो पिछले 5 दिनों के अंदर का हो, जिसमें उनकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव दी हो, उसके साथ ही वो अनिवार्य रूप में आएँ। और इसके लिए हम प्रयास भी हमने जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। अन्य आसपास के जो राज्य हैं, उनके जो जनपद हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। और हमारी बार ये अपील है कि जो भी आदमी यहाँ पर आए वो RT-PCR टेस्ट करवा कर आए। डीएम ने संतों से अपील की है कि वो श्रद्धालुओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि कम से कम लोग मेले में आएं और ज्यादातर श्रद्धालु घर पर ही संकल्प लेकर कल्पवास करें। बहराइच से खबर है, जहां एक तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। घायल हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गन्ने के खेत में तेंदुआ छिपा बैठा था। बच्चे के चीखने चिल्लाने के बाद तेंदुआ फिर से गन्ने के खेत में छिप गया, जिससे गांव के लोग डरे हुए। उनका कहना है कि आगे भविष्य में भी इस तरह का हमला तेंदुआ कर सकता है। तो बहराइच रेंज के रेहुआ मंसूर गाँव में ये घटना हुई है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि फिल्म सिटी की। CBRI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का डिजाइन तैयार करेगी और इसके लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। इसके अंदर अथॉरिटी को DPR सौंपना होगा। सरकार ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की कवायद में जुट गई है। फिल्म सिटी बनाने का जिम्मा CBRI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ये कंपनी फिल्म सिटी का DPR तैयार करेगी और 60 दिन के अंदर अथॉरिटी को DPR सौंपेगी। सोमवार को फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल बिड खोली गई, जिसमें सरकार ने CBRI साउथ एशिया लिमिटेड को फिल्म सिटी का डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किया है। बाद में 4 कंपनियों ने बिड की थी, जिसमें से 2 टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गई थी और 2 ने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद 2 की टेक्निकल बिड इवेलुएट हुई। CBRI साउथ एशिया जो कंपनी है CBRI, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में जिसका रैंक 2020 में 128वें नंबर पे है, उसको उसने ये टेंडर जीता है। और ये कंपनी जो है ग्लोबल US कंपनी है और इसने आयरलैंड में, कैलिफोर्निया में, हैदराबाद में, बेंगलोर में और मुंबई में भी फिल्म सिटी तथा उससे जुड़े हुए अन्य एलाइड जो है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। यूपी में भव्य फिल्म सिटी का निर्माण CM योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की योजना है, ताकि कलाकारों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए भटकना न पड़े। तो इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।